चलिए आज रीता कुमारी जी के कथा संसार में सुनते हैं उनकी एक लोकप्रिय कहानी अपनों का प्यार। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि आप सबों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं रीता कुमारी जी की यह कहानी अपनों का प्यार। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। 11 बजते बजते ही प्रचंड गर्म हवाएं घर बाहर सब झुलसाने में व्यस्त हो गई थी। दरवाज़ा खिड़कियां बंद कर दोनों बच्चे अपने किसी प्रोजेक्ट को तैयार करने में व्यस्त थे। मैं भी अपने सारे काम समाप्त कर कमरे में लेटी टीवी पर अपने मनपसंद सीरियल देखने में व्यस्त थी। तभी सारे मजाक किरकिरा करती मोबाइल की घंटी बजने लगी। बेमन से मैंने मोबाइल उठाया तो उस तरफ वसुंधरा थी। जिस स्कूल में मैं साइंस पढ़ाती थी वहीं वह हिंदी पढ़ाती थी। क्यों रे बसु, तुम्हें दोपहर में भी चैन नहीं मिलता? मेरी आवाज़ सुन वह व्यथित स्वर में बोली। क्या करती मैं उमा मैम, बात ही कुछ ऐसी है। सुधा मैम को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। वह बेहोशी में भी आपको याद कर रही थी। मेरे हिसाब से आपको आज ही उनसे समय निकाल कर मिल लेना चाहिए, वरना ऐसा न हो कि देर हो जाए। मैं जरबत सब सुन रही थी। वसुंधरा ने तो बात समाप्त कर मोबाइल बंद कर दिया, पर मेरा मन उन्हें खोने के डर से एक अकथनीय पीड़ा के एहसास से भर उठा। सुधा गर्ग जैसी हंसमुख और उदार औरत जो सब में अपनापन और प्यार ही बांटती थी, कब इतनी बीमार हो गई कि आज मौत के मुंह में खड़ी हैं और उनके इस स्थिति तक पहुंचने का एहसास तक किसी को नहीं है। 10 दिन पहले जब स्कूल बंद हो रहा था वो पूरी तरह ठीक थी। उनसे मिलने के लिए मन बेकरार हो उठा। नवीन जी को फ़ोन कर गाड़ी भेजने के लिए बोलकर मैं बिस्तर पर आ लेटी। यूं ही मेरी सारी सोच सुधा मैम की तरफ दौड़ते अतीत के गलियारों में भटकने लगा था। सुधा मैम जो अब अवकाश ग्रहण करने के कगार पर थी, भले ही वह संगीत की शिक्षिका थी, पर सभी वर्गों की शिक्षिकाओं से उनकी गहरी आत्मीयता रहती। स्कूल के सभी स्टाफ उनकी इज्जत करते थे क्योंकि वह स्कूल के फाउंडर टीचर में से एक थी। वह अक्सर ही छोटी बड़ी किसी बात पर जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, स्कूल के किसी भी स्टाफ को टोकना, डांटना और समझाना अपना हक समझती थी। स्कूल के स्टाफ भी उनकी इस भावना का कदर करते थे। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो 1-2 दिनों तक उनका बिना मांगे सलाह देना और अपनों की तरह डांटना थोड़ा अजीब सा लगा था, पर जल्द ही उनके डांट में झलकता अपनापन मेरे दिल को छूने लगा था, जैसे घर का कोई अपना बड़ा हो। धीरे धीरे बातों के दौरान जब उन्हें पता चला कि मेरी सासू माँ जो अब नहीं थी, कभी उनके साथ एक ही मोहल्ले में रहती थी और उन दोनों में गहरी दोस्ती भी थी, तब से तो वह मुझे अपनी बहू जैसे अधिकार से डांटने और प्यार करने लगी थी। बड़े प्यार से मुझे छोटे छोटे काम के लिए कहती, अक्सर पुरानी पत्रिका लाने के लिए कहती क्योंकि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, पर किताब खरीद नहीं पाती थी। अक्सर मैं गलती से भी उनका काम करना भूल जाती, वह बच्चों की तरह रूठ जाती। मैं भी उन्हें मनाती रहती। यह सब देखकर वसुंधरा अक्सर मुझ पर उगल पड़ती। ये क्या हुआ मैम, आप भी हद करती हैं। इतना क्या आप उनके आगे पीछे करती रहती हैं? कभी कढ़ी बनाकर लाती हैं तो कभी ढोकला। यह स्कूल है, उनका घर है, आपका घर नहीं है। मेरा किया तुम्हें तो दिखता है बसु, कभी उनकी तरफ से भी सोचो। उनकी डांट में कितना अपनापन होता है। जो भी भलाई के लिए होता ही है हम ही लोग के लिए। जरा सी मेरी तबीयत खराब नहीं होती है कि वह परेशान हो उठती हैं, तरह तरह के घरेलू उपाय बताती हैं। फिर क्या बुरा मानना। शायद आप ठीक ही कह रही हैं, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। अब तो उनका बेटा बहू भी ट्रांसफ़र कराकर पटना आ गए हैं। कहती हैं शादी के पूरे 10 साल बाद यह बेटा पैदा हुआ था। इतने मन्नत का बेटा है, फिर भी बैंक से लेकर बैग चप्पल तक खरीदने का काम आपसे ही करवाती हैं। फिर थोड़ा हंस कर बोली, आपको वह बहू कहती है और मुझे बेटी। कभी ज़रूरत हो तो अपना एटीएम कार्ड तक आपको दे देती हैं, पर मुझे कभी नहीं। बस इसी बात पर गुस्सा आता है, इसलिए मैं व्यंग करते रहती हूँ। मैं अक्सर बात समाप्त करते हुए कहती, छोड़ो न बसु, छोटी छोटी बातों को क्यों खींचती रहती हो। लंच टाइम में वो अक्सर कहती, मैं चाहती थी कि मुझे राजस्थानी बहू मिले,
जो मुझे राजस्थानी खाना बनाकर खिलाए। लेकिन किस्मत का खेल देखो, बहू मिली भी तू ठेठ बंगालन। ईश्वर की यही मर्जी है तो रसगुल्ले में डूबती उतराती रहती हूँ। फिर अपने ही व्यंग पर जोर से ठहाका लगाती। वह राजस्थान की मूल निवासी थी। पटना में तो वो अपने पति के नौकरी के कारण घर बनाकर बस गई थी। पति की मृत्यु के बाद भी बेटा के साथ ही रच बस गई। फिर भी राजस्थान उनके रोम रोम में बसा था। वह हर बात में राजस्थान का उदाहरण देती। इधर कुछ दिनों से अपने भाई बहन को बहुत याद करने लगी थी। जब भी वह अपने भाई बहन को याद करती, उनकी आवाज़ में मुझे एक अनकहे दर्द की गहरी अनुभूति महसूस होती। वह मुझसे हमेशा कहती, तू एक बार मेरे साथ जयपुर चल, फिर देखना कैसा स्वागत होता है तुम्हारा मेरे राजस्थान में। एक बार 2 दिन 3 दिन के लिए स्कूल बंद हो गया था। पता चला उन्हें बुखार लगा हुआ है। स्कूल से छुट्टी के बाद मैं और वसुंधरा उनसे मिलने उनके घर जा पहुंची। वह अपने कमरे में आंखें बंद किए लेटी थी। हमें देख बेहद प्रसन्न हुई। हम लोगों के मना करने पर भी वह बार बार मेड को चाय बनाकर लाने के लिए कहने लगी। आधा घंटा तक इधर उधर करने के बाद वह चाय बनाकर लाई भी तो सुधा मैम की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे चाय बनाकर उसने सुधा मैम पर एहसान किया हो। मैं यह सब देखकर चकित थी। जब चली गई तो वसुंधरा बोली, मैम यह मेड तो बड़ी बदतमीज़ थी। सुबह सुबह आपको नाश्ता चाय बनाकर कैसे देती होगी। वह एक लंबी सांस लेकर बोली, बहू की मुँह लगी है तो सास को तो कुछ हरकाएगी ही। जहाँ तक सुबह के नाश्ते का सवाल है, यह सुबह आते ही पहले दूसरे कामों में लग जाती है। इसलिए अपना चाय नाश्ता और साथ ले जाने के लिए टिफिन मैं खुद ही बनाती हूँ। वैसे भी बहू का कहना है सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। बहू के आ जाने के बाद से बेटा भी जैसे अजनबी हो गया है। घर में तनाव बढ़ने से अच्छा है कि काम अपना कर लो। अभी बातें हो ही रही थी कि उनकी बहू भी ऑफिस से आ गई। लौट कर आई तो हाथ मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आई और बहू को आया जान सुधा मैम ने आवाज़ दी तो हम लोगों से मिलने आ गई। सामान्य औपचारिकता के बाद वह बैठ गई। लंबी पतली दुबली तीखे नैन नक्श वाली उनकी खूबसूरत बहू के चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ साथ एक अजीब सी रुखाई भी शामिल थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मैंने बातों का सिलसिला शुरू किया। सुधा मैम आजकल जयपुर को बहुत याद करती हैं, पर पैर के दर्द के कारण खुद से जा नहीं सकती, तो तुम ही किसी छुट्टी में इन्हें घुमा लाओ। वह जैसे पहले ही से खार खाए बैठी थी। मायके से तो इन्हें कोई याद करता नहीं, फिर भी मम्मी जी मायके के लिए हलकान हुई रहती हैं। इस व्यस्त जिंदगी में किसके पास इतना समय है कि इन्हें लेकर जयपुर जाएगा। जयपुर न सही, कुछ समय निकाल कर इनसे कुछ बातें ही कर लिया करो। मिलजुल कर बैठो, बातें करने से मन हल्का हो जाता है। वह थोड़ी व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, अगर इनके साथ बैठो तो चाय कम डांट ज़्यादा पीनी पड़ती है, जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। आसपास मेड रहती है तो उसे भी डांटते रहती हैं। शिक्षकों वाला रोब कमता ही नहीं है। अब आजकल की मेड कहाँ तैयार है कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए। काम छोड़ देगी तो समस्या मुझे होगी। अब तो वह जमाना रहा नहीं जब सिर्फ पति की कमाई पर ही घर चलता था। पत्नी कुछ अर्न नहीं कर पाती थी। अपने खुद की ज़रूरतों के लिए भी पति और परिवार की मुखिया पर निर्भर करती थी, जिससे उन्हें गुलामों की तरह पति के सारे रिश्तेदारों की सेवा करनी पड़ती थी। अब जबकि हम पत्नियां भी पति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कमा रही हैं, तो इनके रिश्तेदारों की गुलामी और सेवा क्यों करें। वैसे भी मुझे मेरे परिवार ने कभी अन्याय सहना नहीं सिखाया है। अगर आपकी सलाह मानूं तो मुझे घुट-घुट कर जीना पड़ेगा। इनके साथ हुज्जत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने पति और बच्चों को संभाल लूं, इतना ही बहुत है। उसकी बातें सुन मैं सन्न रह गई। जनरेशन गैप तो हर पीढ़ी का होता है दूसरे पीढ़ी से। फिर भी परिवार हमारे समाज के स्तंभ हुआ करते हैं, जिसमें माता पिता भाई बहन सभी शामिल थे। अब इस पीढ़ी की लड़कियों की सोच इतनी बदल गई है कि वे माता पिता को भी परिवार में शामिल नहीं करने को तैयार है। कुछ बन जाने का घमंड इन्हें इतना है कि सासू माँ की
सामान्य से सीख और समझाना को भी उनका अन्याय बताकर अवहेलना करने में भी शर्म नहीं आती है। अब मुझसे रहा नहीं गया। एक बात मेरी भी सुन लो बहुरानी, प्यार का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी और बच्चों के बीच नहीं होता। परिवार के दूसरे रिश्ते भी प्यार की डोर से ही बंधे होते हैं, जिनका सहयोग, सलाह, प्यार और अपनापन भी घर परिवार को चलाने के लिए जरूरी होता है। जिसे तुम अपनी सासू माँ का गुस्सा समझ रही हो, दरअसल वह उनका प्यार और तुम्हारे लिए चिंता है, जिसे तुम समझ नहीं पा रही हो। सच पूछो तो यह प्यार डांटने के रूप में भी मिल जाए तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। जीवन में मिला कोई भी सुख हमें तभी सुखी कर पाता है जब उसमें हमारे अपने शामिल हो। एक बात और है कि आज की कुछ कमाऊ लड़कियां मनमानियों के रास्ते से भले ही अस्वतंत्र और निर्बद्ध हो गई हैं, पर घर की सुख शांति और बच्चे उतने ही असुरक्षित हो गए हैं। अपनी सासू माँ से बातचीत के सिलसिले को बनाए रखना भले ही तुम्हें घुटन का एहसास करवाता है, पर एक बार तुम दिमाग से नहीं दिल से सोच कर देखो। आपसी बातचीत ही हमें आपस में जोड़ता है, रिश्ते बनाता है और मजबूत करता है। इसी बातचीत के सहारे दिमाग और दिल पर पड़ा बोझ हल्का होता है। कभी यही आपसी बातचीत और डांट हमारी माँ, चाची और दादी सबके वैचारिक मतभेद होने के बाद भी जोड़ कर रखता था, तरह तरह के मानसिक बीमारियों से बचाता था। तुम शायद इस बात को ना समझो, पर जब हम बीमार होते हैं, किसी मानसिक या शारीरिक कष्ट में होते हैं, तो इन्हीं अपनों का प्यार, सेवा और बातें हमारे अंदर के सारे दुखों को हर असीम खुशी से भर देता है। मैं मानती हूँ कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि पूरी तरह अकेले हो जाओ। न कोई सुख बांटने वाला मिले, न दर्द बांटने वाला। जिंदगी कहीं भी झटके दे सकती है, तब यही अपने और उनका प्यार हमारा सबसे बड़ा संबल होता है। इसलिए अपनों के प्यार को ठुकराने के बदले उसे समझो। मेरी बात समाप्त होते ही वहाँ गहरा सन्नाटा सा पसर गया। तभी वसुंधरा धीरे से फुसफुसाकर बोली, उमा मैडम, अब बस भी कीजिए, वरना खुदा न खास्ते कहीं बहुरानी को आपके इस भाषण से घुटन हुई तो वो आपका यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको याद है ना, उसे अन्याय सहना नहीं सिखाया गया है, तो भलाई इसी में है कि कोई मुसीबत आने के पहले ही निकल चलिए। फिर जोर से बोली, उमा मैम, अब चलिए, काफ़ी देर हो चुकी है। पतिदेव ऑफिस से आकर चाय का पानी उबालने के बदले खुद पानी की तरह उबल रहे होंगे। मेरे वहाँ से उठते ही सबकी मिली जुली हंसी गूंज उठी। 2-3 दिनों बाद सुधा मैम जब स्कूल में स्वस्थ होकर लौटी, मैंने उन्हें कुरेदने की कोशिश नहीं की। वह भी हमेशा की तरह चुप रही। इस घटना को घटे पूरे 3 महीने हो गए थे। तभी कालबेल की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। केशव खुद ही गाड़ी लेकर आ गए थे। मैं झटपट पर्स उठाए बाहर निकल आई। हॉस्पिटल पहुंचकर उनका कमरा खोजने में परेशानी नहीं हुई। वह बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी थी। अपने सर पर मेरे हाथ का स्पर्श पाकर उन्होंने आंखें खोली। उस समय भी वह जाने कैसे मुझे पहचान गई। धीरे से मेरा हाथ थाम मेरा नाम बुदबुदाई। मैं अपना मुंह उनके कानों के पास ले जाकर धीरे से बोली, अब मैं आ गई हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। एक फीकी सी मुस्कान उनके होठों पर खेल गई। पास ही उनकी बहू परेशान और रुआसी सी खड़ी थी। क्यों, कैसे हो गया यह सब, मैं उससे पूछी। अचानक उसकी आंखें भर आई। धीरे से बोली, इन्हें निमोनिया हो गया है। आप समझ सकती है कि इस उम्र में निमोनिया कितना घातक होता है। सबसे ज़्यादा तो मुझे दुख इस बात का है कि उनकी बीमारी का कारण भी कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। कुछ दिनों पहले जब आप मेरे घर आई थी, भले ही आपको यह नहीं पता, पर आपकी बातों का मुझ पर गहरा असर हुआ था। पहली बार रिश्तों की गहराई को समझने की कोशिश करने लगी थी। माँ को बचपन में ही खो देने के कारण मेरा बचपन ऐसे वातावरण में गुजरा था जहाँ मैं रिश्तों का मर्म समझ ही नहीं पाई। आधुनिकतावादी विचारधारा ने एक स्वार्थपूर्ण अहम को दिलो दिमाग में भर दिया था। सो अलग। अब सासू माँ से धीरे धीरे मेरे संबंध सुधरने लगे थे। कुछ ही दिनों पहले मुझे तेज बुखार आ गया था। इत्तेफाक से उस दिन घर में कोई नहीं था और बाहर तेज बारिश हो रही थी। मेरे मना करने पर भी मम्मी जी घर के पास ही बने क्लिनिक से दवा लेने चली गई। डॉक्टर परिचित थे, इसलिए मेरा हाल बताकर दवा ले आई, पर इस आने जाने में वह बुरी तरह भीग गई।
मैं तो ठीक हो गई, पर वो दूसरे ही दिन खुद बीमार हो गई। जिसे हम सामान्य सर्दी खांसी समझ रहे थे, देखते देखते विकट रूप धारण कर निमोनिया में बदल गया। हम दोनों के बीच एक अच्छे और सच्चे रिश्ते की शुरुआत हुई थी कि यह सब हो गया। वैसे मैंने फ्लाइट का टिकट भेजकर जयपुर से मामा जी और मामी जी को बुलवा लिया है। सब ठीक हो जाएगा, सुधा मैम को कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। मेरी थोड़ी देर तक वहाँ रुकने के बाद से सुधा मैम को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह धीरे से मैं उनके कान के पास जाकर बोली, मैं हर दिन आऊँगी, पर इस शर्त पर कि आपको 2 दिनों में ठीक हो जाना है, क्योंकि मुझे आपके साथ जयपुर जाना है। उस दर्द की स्थिति में भी अनायास उनके मुंह से निकल गया, ज़रूर। उस जीवन मरण की स्थिति में भी उनका जवाब सुनकर उनकी बहू के साथ साथ मेरी भी आंखें भर आई थी। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की कहानी अपनों का प्यार। धन्यवाद।